नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कोमल बहल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्री आयुर्वेद। इंडिया का पहला ऐसा यूट्यूब चैनल जो आपको एमडी की कोचिंग फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहा है। फिलहाल हमारी पैथोलॉजी की क्लासेस चल रही हैं एंड वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास ऑफ पैथोलॉजी, जिसमें मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में डिस्फेजिया पढ़ाऊंगी। ठीक है, मेन पॉइंट्स ऑफ डिस्फेजिया एंड मेन गेट्स जो है वो पढ़ाऊंगी एंड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ाऊंगी। और इस तरह से आपको पढ़ाया जाएगा इस लेक्चर में कि आपको साथ के साथ लर्न भी हो जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिस्फेजिया। डिस्फेजिया में 5 ऐसे मेन पॉइंट्स देखे गए हैं जो अक्सर क्वेश्चन बन के एग्जाम में आ जाते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है? कार्डियोस्पाज्म। कार्डियोस्पाज्म क्या होता है? इससे पहले मैं आपको ये समझाऊंगी कि डिस्फेजिया क्या होता है। डिस्फेजिया होता है दोस्तों, कोई भी चीज जो है आसानी से जब ऐसे स्वॉलो होने में डिफिकल्टी हो, आसानी से जब ना निगली जाए, ठीक है, तो उसको डिस्फेजिया कहते हैं। डिफिकल्टी इन स्वॉलिंग, ठीक है, आइदर लिक्विड फूड आइटम्स और सॉलिड फूड आइटम्स या फिर दोनों। तो कार्डियोस्पाज्म में क्या होता है कि पहले जो तरल पदार्थ होते हैं, ठीक है, लिक्विड चीजें, उनको स्वॉलो करने में मुश्किल आती है, फिर उसके बाद सॉलिड चीजों को स्वॉलो करने में मुश्किल आती है, दैट इज कार्डियोस्पाज्म। फिर उसके बाद है मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन, मतलब कि हमारी जो फूड पाइप होती है, ठीक है, हमारी जो ईसोफेगस है, उसमें किसी भी तरह की ऑब्स्ट्रक्शन, मान लीजिए कोई ट्यूमर आ गया है जो रास्ते को रोक रहा है, उसके कारण जो डिस्फेजिया होता है दैट इज ड्यू टू मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक है, और इसमें क्या होता है, पहले सॉलिड चीजों को निकलने में मुश्किल होती है और फिर लिक्विड चीजों को निकलने में मुश्किल होती है। कार्डियोस्पाज्म में उल्टा था, पहले लिक्विड फिर सॉलिड। मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन में पहले सॉलिड फिर लिक्विड। ठीक है, ये 2 पॉइंट्स हो गए। थर्ड है प्रोग्रेसिव वर्सनिंग, मतलब कि जैसे स्टार्टिंग में थोड़ी सी मुश्किल लग रही है निगलने में, ठीक है, स्वॉलो करने में, लेकिन धीरे धीरे वो मुश्किल बढ़ती जा रही है। ठीक है, और एक टाइम ऐसा आता है कि हम ओरली कुछ ले ही नहीं पाते, कुछ स्वॉलो कर ही नहीं पाते। ठीक है, ये किस केस में होता है? ये होता है ईसोफेगस का जो कैंसर होता है, ठीक है, उसमें ऐसा होता है प्रोग्रेसिव वर्सनिंग। इट इज ड्यू टू कार्सिनोमा ऑफ ईसोफेगस। ठीक है, अंदर कोई कार्सिनोमा के कारण कोई मास बढ़ा हुआ है, कोई ट्यूमर हो गया है, ठीक है, और वो फैलता ही जा रहा है, तो प्रोग्रेसिवली डिस्फेजिया बढ़ता ही जाता है, दैट इज कॉल्ड प्रोग्रेसिव वर्सनिंग। थर्ड पॉइंट। ठीक है, तो हमने 3 पॉइंट्स पढ़े। एक तो है, हमने सबसे पहले पढ़ा कार्डियोस्पाज्म, जिसमें पहले लिक्विड जो है मुश्किल होता है स्वॉलो, देन सॉलिड। फिर दूसरा हमने पढ़ा मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन, जिसमें पहले सॉलिड जो है मुश्किल होता है निगलना, फिर उसके बाद लिक्विड। ठीक है, और तीसरा है प्रोग्रेसिव वर्सनिंग, दैट इज ड्यू टू कार्सिनोमा ऑफ ईसोफेगस। थर्ड 3 पॉइंट्स हो गए एंड फोर्थ सडन ऑनसेट, मतलब अचानक से ही बैठे बैठे हमें निगलना मुश्किल हो रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि इट इज ड्यू टू फॉरेन बॉडी। ठीक है, तो फॉरेन बॉडी ऑब्स्ट्रक्शन जो है उसके कारण हमें ऑल ऑफ सडन जो है डिफिकल्टी इन स्वॉलिंग महसूस होती है। कोई भी बाहर से फॉरेन बॉडी जो है अगर अंदर आकर अटक जाए, मतलब कि कोई भी ऐसी फूड आइटम जिसमें कोई कांटा हो, जैसे मछली में कांटा होता है, या कुछ ऐसी फूड आइटम जो हमारे गले में ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर दे, तो ऑल ऑफ सडन हमें मुश्किल हो जाता है उसको निगलना। ठीक है, हमें कफ होने लगती है, हमारी बॉडी उसको बाहर एक्सपेल आउट करने की कोशिश करती है, तो ऑल ऑफ सडन ऑनसेट इज ड्यू टू फॉरेन बॉडी ऑब्स्ट्रक्शन। एंड सेकेंड इज कि कोई भी जैसे कारण, किसी रीजन की वजह से हमारा जो ईसोफेगस होता है उसमें बहुत ज्यादा स्वेलिंग आ जाती है, सूजन आ जाती है। मान लीजिए कि हमने कोई ऐसी मेडिकेशन ले ली, ठीक है, जो कि ऑल ऑफ सडन हमें ऐसा एलर्जिक रिएक्शन जो है क्रिएट कर दे, जिसमें हमारी बॉडी में स्वेलिंग आ गई, इवन हमारी फूड पाइप में भी स्वेलिंग आ गई, हमें डिफिकल्टी इन जो है स्वेलिंग स्वॉलिंग, ठीक है, वो हो रही है, तो सूजन किसी भी कारण से हमारे ईसोफेगस में आएगी, एक्यूट ईसोफेजाइटिस होगा, दैट विल आल्सो क्रिएट डिस्फेजिया। ठीक है, दैट इज कॉल्ड सडन ऑनसेट ऑफ डिस्फेजिया। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। कुछ भी कंफ्यूजन है आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, और पूछ सकते हैं अपनी क्वेरी। एंड नेक्स्ट इज स्लो ऑनसेट विद लॉन्ग टर्म हिस्ट्री। धीरे धीरे जो है कोई भी टाइप का जैसे फूड आइटम जो है निगलने में मुश्किल हो रही है, धीरे धीरे जो है वो डिस्फेजिया हो रहा है। ऐसा क्यों? मे बी ड्यू टू एनी काइंड ऑफ बिनाइन स्ट्रक्चर। बिनाइन स्ट्रक्चर मतलब कि कोई ग्रोथ है अंदर ईसोफेगस के, जो कि उतनी ही है ग्रोथ, लेकिन मतलब धीरे बहुत ही उसकी जो जैसे कि कोई ट्यूमर है उसका बहुत ही जैसे 1 सेंटीमीटर से भी कम या 0.1 सेंटीमीटर 1 साल में बड़ा हो, इतनी स्लोली वो ग्रो हो रहा है। ठीक है, लेकिन वो कैंसरस नहीं है। तो ऐसी कोई भी अंदर कोई ग्रोथ है हमारे ईसोफेगस में, बिनाइन ग्रोथ है जो कि कैंसरस नहीं है, फैलने वाली नहीं है, फास्ट नहीं है, तो ऐसी कोई ग्रोथ पड़ी हो अंदर, ठीक है, या फिर कोई फेरेंजियल पाउच की वजह से, एक्लेशिया की वजह से जो है हमें डिस्फेजिया हो सकता है, जो कि बहुत जिसका ऑनसेट बहुत स्लो होता है और लॉन्ग टर्म से हमें होता है, मतलब कि 6 महीने 1 साल से हमें हल्की सी मुश्किल आ रही है खाना निगलने में। ठीक है, और बस मतलब कि उसके बाद 2-3 साल बाद हमें हल्का सा फील होगा कि थोड़ी सी ये मुश्किल और बढ़ गई है, थोड़ा सा हल्का सा डिस्फेजिया और बढ़ गया है, तो ये स्लो ऑनसेट होता है विद लॉन्ग टर्म हिस्ट्री। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने पढ़ा कार्डियोस्पाज्म, फिर हमने पढ़ा मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन, फिर सडन ऑनसेट, फिर स्लो ऑनसेट एंड देन प्रोग्रेसिवली वर्सनिंग डिस्फेजिया। इसके बाद हम पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, जैसे कि जो स्किलर्स आयोडीन स्टेनिंग टेस्ट होता है, ये किस लिए किया जाता है? तो स्किलर्स आयोडीन स्टेनिंग टेस्ट इज डन फॉर कार्सिनोमा ऑफ सर्विक्स। ठीक है,
सॉरी, जो सर्विक्स का कैंसर होता है उसमें स्किलर्स आयोडीन स्टेनिंग टेस्ट किया जाता है। स्किलर आयोडीन स्टेनिंग टेस्ट, ठीक है? बहुत ईज़िली आप लर्न कर सकते हैं। अगर ये लेक्चर केवल 2 बार सुन लेंगे तो आपका रिवीजन भी साथ के साथ ही हो जाएगा। नेक्स्ट इसकी हाइपरट्रॉफी क्या होता है? कुछ टर्म्स ऐसी जो कि अक्सर क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होते हैं उसमें देखी गई है। तो हाइपरट्रॉफी क्या होता है? हाइपरट्रॉफी होता है जब सेल का साइज़ इंक्रीज़ करता है। याद रखिएगा, सेल का साइज़ इंक्रीज़ करता है, दैट इज़ हाइपरट्रॉफी। और हाइपरप्लेसिया क्या होता है? जब सेल के नंबर इंक्रीज़ करते हैं, ठीक है? प्लेसिया पॉपुलेशन इंक्रीज होती है, मतलब सेल के नंबर, प्लेजिया पॉपुलेशन, ठीक है? व्हेन नंबर ऑफ सेल इंक्रीजेस दैट इज कॉल्ड हाइपरप्लेजिया। फिर डिस्प्लेजिया क्या होता है? डिस्प्लेजिया होता है कि जो एपिथेलियम होती है, एपिथेलियम मतलब कि जो स्किन की लेयर होती है, अ, उसमें कुछ चेंजेस आते हैं जो कि रिवर्सिबल हो जाते हैं किसी भी रीजन की वजह से। इरिटेशन होती है स्किन में, तो स्किन के सेल्स में, एपिथेलियम में चेंजेस आते हैं, ठीक है? जो कि ठीक हो सकते हैं, रिवर्सिबल होते हैं, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेजिया। लेकिन मेटाप्लेजिया क्या होता है? मेटाप्लेजिया होता है कि जब एक सेल जो है कोई और ही टाइप में चेंज हो जाता है, दैट इज कॉल्ड मेटाप्लेजिया। नेक्रोसिस और गैंग्रीन, ये दोनों टर्म्स हैं जिसमें अक्सर बच्चों को कंफ्यूजन रहता है। ये दोनों टर्म्स में क्या फर्क है? देखिए, नेक्रोसिस होता है कि ग्रुप ऑफ सेल्स जो है उसकी डेथ हो जाती है, मतलब थोड़े से ग्रुप ऑफ सेल की डेथ हो जाती है, लेकिन उनके सराउंडिंग में लिविंग सेल्स होते हैं। ग्रुप ऑफ सेल की डेथ होती है, सराउंडिंग में लिविंग सेल्स होते हैं। लेकिन गैंग्रीन क्या होता है? गैंग्रीन होता है कि मैसिव नेक्रोसिस, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा अमाउंट ऑफ सेल्स जो है उनकी डेथ हो जाती है और उसमें सुपर एडेड प्यूट्रिफिकेशन होती है। प्यूट्रिफिकेशन मतलब कि पस मटेरियल कह लीजिए, जो सड़ा गला मटेरियल भी उसमें एडेड होता है, ठीक है? बहुत ही मैसिव नेक्रोसिस एंड सुपर एडेड प्यूट्रिफिकेशन। जब ग्रुप ऑफ सेल्स की डेथ होती है लेकिन सराउंडिंग लिविंग सेल्स होते हैं, वो होती है नेक्रोसिस। एंड मैसिव नेक्रोसिस इज गैंग्रीन। अक्सर आपने देखा होगा कि बिल्कुल जो मतलब कि ड्राई गैंग्रीन है या वेट गैंग्रीन है, उसमें अंगूठा, पैर का अंगूठा लोगों का यूजुअली डायबिटिक फुट में बिल्कुल काला पड़ जाता है, ठीक है? तो वो मैसिव नेक्रोसिस होगी, उसका कुछ हो नहीं सकता। तो उसमें क्या होगा? दैट इज़ कॉल्ड गैंग्रीन, ठीक है? तो उसमें एम्पुटेशन होता है, उसको काटना ही पड़ता है क्योंकि उसमें ब्लड सप्लाई वगैरह बिल्कुल बंद हो गई। वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, उसका अगर उसका एम्पुटेशन ना किया जाए, तो बढ़ के वो धीरे-धीरे पूरी लेग को कवर कर लेता है। तो उसको वहीं पे अलग कर दिया जाता है, एम्पुटेट कर दिया जाता है, मतलब काट दिया जाता है, ठीक है? और नेक्रोसिस में क्या होता है? नेक्रोसिस में हम एम्पुटेट नहीं करते हैं, ठीक है? हम कुछ हद तक जो है उसको बचा सकते हैं, ठीक है? उस पार्ट ऑफ बॉडी को, ठीक है? तो हमने क्या पढ़ा? स्किलर्स आयोडीन स्टेनिंग टेस्ट, दैट इज़ कार्सिनोमा ऑफ सर्विक्स, ठीक है? हाइपरट्रॉफी मीन्स सेल का साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है। हाइपरप्लेजिया मीन्स पॉपुलेशन, मतलब नंबर ऑफ सेल इंक्रीज़ हो रहे हैं। डिस्प्लेजिया मतलब कि क्रॉनिक इरिटेशन के कारण एपिथेलियम जो है उसमें चेंजेस आ रहे हैं, लेकिन वो चेंजेस रिवर्सिबल होते हैं। मेटाप्लेजिया मतलब कि एक सेल दूसरे में कन्वर्ट हो रहा है। फिर उसके बाद नेक्रोसिस एंड गैंग्रीन। नेक्रोसिस ग्रुप ऑफ सेल की डेथ होती है लेकिन सराउंडिंग में लिविंग सेल्स होते हैं। गैंग्रीन होता है मैसिव नेक्रोसिस, ठीक है? और सुपर एडेड प्यूट्रिफिकेशन भी हो जाती है। अब इसके बाद मैं आपको मेन गेट्स पढ़ाने वाली हूँ, ठीक है? इसमें 6 पॉइंट्स हैं, बहुत अच्छे से लर्न होने चाहिए और अच्छे से आपको लर्न करवाने के लिए इसको प्रैक्टिकली मैं एक-एक गेट जो है आपको चल के दिखाऊँगी कि कौन से डिजीज़ में कैसी गेट होती है, ताकि आप कभी भूलें ना। तो चलिए देखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेट्स। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे कि जब ग्लूटियस मीडियस एंड मिनिमस जो मसल का पैरालिसिस हो जाता है तो ऐसी गेट होती है जिसमें हम लचका के चलते हैं, ठीक है? फिर नेक्स्ट हमारी गेट जो होती है वो है स्पैस्टिक गेट। स्पैस्टिक गेट होती है कि जब एक पैरालिसिस के हेमीप्लीजिया के पेशेंट में ऐसी गेट होती है जब एक पैर जो है राउंड सर्कल की तरफ होता है। फिर नेक्स्ट जो गेट है वो है स्टैम्पिंग गेट, जैसे ग्राउंड पे स्टैम्प करना हो, ठीक है? लिम्ब को एलिवेट करके स्टैम्प कर रहा हो पेशेंट, ये सेंसरी एटेक्सिया में होता है, ठीक है? सेंसरी एटेक्सिया। फिर नेक्स्ट जो गेट है वो है वैडलिंग गेट। मस्कुलर वीकनेस, मायोपैथी में पेशेंट्स जो है फिजियोथेरेपिक सेंटर में ऐसे चलकर जाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड वैडलिंग गेट। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है ड्रंकन गेट, वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कोई ड्रिंक करके अल्कोहलिक जो पेशेंट है जैसे चलता है लड़खड़ा के, वो है सेरिब्रल एटेक्सिया, सेरिबेलर एटेक्सिया, ठीक है? नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार आ चुका है क्वेश्चन, फैसिनेटिंग गेट। ये पार्किंसोनिज्म में मिलती है, फैसिनेटिंग गेट।